देखिए यहाँ पर बोला गया है 5 प्रत्याशी पी, क्यू, आर, एस और टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिनमें 2 सत्य और 1 असत्य है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सत्य कथन दिया गया है पी और क्यू में से एक को कार्य के लिए चुना गया। जैसे कि हम यहाँ पर बोला कितने हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। पी, क्यू, आर, एस और टी, यहाँ पर ये लोग हैं। इसमें बोला गया है, सत्य कथन में बोला गया है पी और क्यू में से एक को कार्य के लिए चुना गया। हमने बोला ये पी है और ये क्यू है, इन दोनों में से कम एक को चुना गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते किसको चुना गया है, पी को चुना गया है या क्यू को चुना गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए असत्य कथन बोला गया है आर और एस में कम से कम एक कार्य के लिए चुना गया। आर और एस के लिए बोला गया है आर और एस में से कम एक को कार्य के लिए चुना गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी कंडीशन बनेंगी, कम से कम एक को कार्य के लिए चुना गया है, यानी कि या तो आर को चुना गया होगा या फिर आर को नहीं चुना गया होगा, या तो एस को चुना गया होगा या फिर एस को नहीं चुना गया होगा। ठीक, तो यही कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर बोला गया है आर और एस में से कम एक को कार्य के लिए चुना गया, लेकिन हमें नहीं पता किसको चुना गया। तो यहाँ पर देखिए, या तो आर को चुना गया है या फिर नहीं चुना गया, या फिर एस को चुना गया है या फिर एस को नहीं चुना गया। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक सत्य कथन और दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है आर, एस और टी में से अधिक 2 कार्य के लिए चुने गए हैं। ठीक, आर, एस और टी इन दोनों के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, कम से कम 2 को कार्य के लिए चुना गया है, ये बोला गया है अधिक से अधिक 2 को कार्य के लिए चुना गया। अब यहाँ पर देखिए, या तो एस और टी को कार्य के लिए चुना गया है या फिर कार्य के लिए नहीं चुना गया है। ध्यान समझिएगा, या तो एस और टी को कार्य के लिए चुना गया है या फिर कार्य के लिए नहीं चुना गया है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, या तो एस और टी को कार्य के लिए चुना गया है या फिर कार्य के लिए नहीं चुना गया है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी आर और टी, ये वाली हमारी हो चुकी है पहले ही, तो ये वाली हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी 2 कंडीशन बन जाएंगी, आर और टी को या फिर इन दोनों को कार्य के लिए चुना गया है या फिर नहीं चुना गया। दूसरी, एस और टी को कार्य के लिए चुना गया है या फिर कार्य के लिए नहीं चुना गया। और एक हमारी यहाँ पर ये वाली और बन सकती है एस और आर के लिए या तो इन दोनों को कार्य के लिए चुना गया है या इन दोनों को कार्य के लिए नहीं चुना गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारी 3 कंडीशन बन जाती हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा इतना किस्सा कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में कुछ भी कंफर्म नहीं है, चुने गए हैं, नहीं चुने गए, कौन चुना गया है, कौन नहीं चुना गया, तो ये कोई भी कुछ भी बात कंफर्म नहीं है। लेकिन सिर्फ इसमें से ये कंफर्म है कि पी और क्यू में से किसी एक को चुना गया है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशियों को चुना गया है, तो ये बात क्या होगी, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 को चुना नहीं गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा बोला गया है एस को कार्य के लिए चुना गया है। ठीक, तो देखिए एस को कार्य के लिए चुना गया है, तो देखिए यहाँ पर आप एस को देखोगे तो या तो एस को चुना गया है या तो एस को नहीं चुना गया है। तो देखिए एस के बारे में हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते कि एस को चुना गया है या नहीं चुना गया, तो यहाँ पर ये बात जो होगी ये भी हमारी क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए दोनों ही यहाँ पर गलत होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ना ही 1 ना ही 2, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 6 विद्यार्थी हैं ए से लेकर एफ तक। ठीक, यह कई परीक्षाओं में बैठे, यानी कि 1 से अधिक परीक्षाओं में बैठे हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि या तो सी का या तो एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। जब भी सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जब भी एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डी का जो प्राप्तांक है वह ए के प्राप्तांक से अधिक है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं। यानी कि मतलब क्या है इसका, डी का प्राप्तांक जो है वह ए के प्राप्तांक से क्या है, अधिक है,
और ये निकट प्रतिस्पर्धी कैसे हो गए, तो डी यहाँ पर होगा तो ए यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये पास पास ही रहेंगे, ठीक, ये क्या रहेंगे, पास पास ही रहेंगे। अब इसके बाद बोला गया है कि ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है। यहाँ पर बोला गया है ए का प्राप्तांक जो है वह बी के प्राप्तांक से अधिक है, ठीक। तो ए का प्राप्तांक जो है वह बी के प्राप्तांक से अधिक है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। सी का प्राप्तांक जो है वह ए के प्राप्तांक से क्या है, अधिक है। अब ए का प्राप्तांक से यदि अधिक होगा सी का प्राप्तांक, तो देखिए सी का आपका देखिए यहाँ पर भी हो सकता है सी का प्राप्तांक, ठीक। अब यहाँ पर सी का प्राप्तांक यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या बोला था कि ये क्या है, निकट प्रतिस्पर्धी हैं। क्या है, निकट प्रतिस्पर्धी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सी जो होगा वह सबसे ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये निकट प्रतिस्पर्धी हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास ही रहेंगे। तो यानी कि सी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है सी का प्राप्तांक एक से प्राप्तांक से अधिक है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर है, यदि एफ जो है वह योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर है तो बी का स्थान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए एफ जो है यदि वह दूसरे स्थान पर है, हम मान के चलिए पहले स्थान पर सी है, तो यहाँ पर सी तो यहाँ पर आ जाएगा और दूसरे स्थान पर एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। सी पहले स्थान पर आ गया, ये दूसरे स्थान पर आ गया। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि बी का स्थान क्या होगा। तो देखिए बी का स्थान क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने नंबर पर हो जाएगा, 5वें नंबर पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बात भी आपकी यहाँ पर कंफर्म होती है। यहाँ पर क्या बोला गया था, एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब बी का प्राप्तांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो देखिए एफ का प्राप्तांक यहाँ पर अधिकतम पर आ रहा है, तो यहाँ पर बी का प्राप्तांक किस पर आ रहा है, न्यूनतम पर आ रहा है, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। यानी कि बी कितने नंबर पर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें नंबर पर बी आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विषम विकल्प का चयन करें, ठीक। यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है 1400 वर्ष, 1800 वर्ष, 800 वर्ष और यहाँ पर 2200 वर्ष। इसमें से विषम कौन सा होगा, यानी कि अलग कौन सा होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए जितने लोगों ने अभी कैलेंडर पढ़ा होगा उन्हें देखिए एक बात तो अच्छे से पता होनी चाहिए कि यदि हम यहाँ पर देखिए वर्ष की बात करें, यदि हम वर्ष की बात करें और एक बात करें हम शताब्दी, एक बात करें हम वर्ष की और एक बात करें हम शताब्दी की। तो देखिए शताब्दी क्या होता है, तो देखिए शताब्दी हमेशा ही याद रखिएगा, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों की अवधि। क्या होता है, 100 वर्षों की अवधि को कहते हैं शताब्दी। अब जो 100 जो लिखा जाता है तो 100 में क्या होता है कि लास्ट में 2 जीरो लगते हैं, ठीक। यानी कि एक नंबर जो लिखा तो एक नंबर के पीछे लास्ट में 2 जीरो लगते हैं, तभी तो आपका 100 बनता है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी जिस भी नंबर के पीछे 2 जीरो दिख जाएंगे आपको तो वह हमेशा ही शताब्दी कहलाएगा, और जिसके पीछे 2 जीरो नहीं होंगे वह आपका हमेशा वर्ष होगा, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, जो जहाँ कहीं भी 2 डबल जीरो दिखेंगे आपको तो वो सारे क्या कहलाएंगे, शताब्दी कहलाएंगे। वर्ष की बात करें तो जैसे कि 1995, 1895 या कुछ भी आप बोल दीजिए, जैसे कि 2024, ठीक, कुछ भी आप बोल दीजिए। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको जीरो नहीं दिखेंगे, 2 जीरो लास्ट में, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके वर्ष कहलाएंगे, ठीक। तो इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ष की बात करें तो वर्ष में देखिए एक होती है आपकी लीप वर्ष और एक होती है आपकी साधारण वर्ष, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर होता है, एक होती है आपकी लीप शताब्दी और एक होती है आपकी साधारण शताब्दी। अब यहाँ पर देखिए इनमें अंतर क्या होता है, तो देखिए लीप वर्ष जो होता है उसमें क्या होता है कि वह 4 से डिवाइड हो जाता है, और साधारण वर्ष जो होता है वह 4 से डिवाइड कभी भी नहीं होता। इसी प्रकार से लीप शताब्दी जो होता है वह 400 से डिवाइड, जो शताब्दी होगा वह 400 से डिवाइड हो जाएगा, वह आपका लीप शताब्दी कहलाएगा। और जो 400 से डिवाइड नहीं होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा, वह आपका साधारण शताब्दी कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम इसमें
यदि हम 400 से भाग लगाते हैं तो कि 400 से यदि हम भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 से तो आपका 22 कटेगा नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यदि हम 400 से इसमें भाग लगाएं तो देखिए 4 से आपका देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा, यानी कि ये हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 से आप 18 में भाग लगाओगे तो नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से आप 14 में भाग लगाओगे तो नहीं जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 800 जो है यानी कि सी जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न दिया गया है यहाँ पर हमारा एक ABCD में से सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर देखिए 4 लोग दिए गए हैं ABC और D, इनमें से सबसे छोटा कौन है ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पहला कथन दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है C D से छोटा है। हमने बोला C जो है वह D से छोटा है पर A और B से बड़ा है। C जो है वह D से छोटा है लेकिन A और B से बड़ा है। A और B जो हैं इनसे क्या है, बड़ा है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा बोला गया है कि D जो है वह सबसे छोटा है। D सबसे छोटा है। D यदि सबसे छोटा है, यहाँ पर क्या बोला गया था, C D से छोटा है। C जो है वह D से छोटा है पर A और B से बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि D सबसे छोटा है। D यदि सबसे छोटा है तो यहाँ पर ये दोनों तो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पर तीसरा वाला बोल रहा है A B से बड़ा है। A जो है वह B से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस पर आ जाते हैं सीधा ही। सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि सिर्फ एक से ही हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है C D से छोटा है पर A और B से बड़ा है। C जो है वह D से छोटा है लेकिन A और B से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए ये चारों लोग हो रहे हैं, तो यहाँ पर चारों लोग हो रहे हैं। यहाँ पर बोला गया कि सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा, तो यहाँ पर देखिए 2 लोग आ रहे हैं। यदि 2 लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 के लिए तो आंसर नहीं देना है, यहाँ पर हमें किसके लिए देना है, 1 के लिए देना होगा। तो अभी हम यहाँ पर इसे कैंसिल नहीं करेंगे, अभी इसे हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा बोला गया कि D सबसे छोटा है। यदि D सबसे छोटा है तो हम इससे आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का, नहीं दे सकते, तो ये तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A B से बड़ा है। हाँ, उसने बोला है कि A जो है वह B से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए इससे हम आंसर दे सकते हैं, इससे भी हम आंसर नहीं दे सकते कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंबाइन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंबाइन करने के लिए क्या बोला गया है, 1 और 2 को कंबाइन करने के लिए बोला गया है। ठीक, तो देखिए 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करें तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 को तो कंबाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था D जो है ये ऊपर आ रहा है और इसके बाद बोल दिया कि D सबसे नीचे आएगा, यानी कि सबसे छोटा है। तो यानी कि इन दोनों को तो कंबाइन करेंगे तो ये तो कंबाइंड नहीं होंगे, यानी कि 1 और 2 तो कभी भी कंबाइंड नहीं हो सकते, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए केवल 1 के बारे में तो अभी हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 और 3 इन दोनों को यहाँ पर मिलाकर देख सकते हैं। देख यहाँ पर देखिए 1 और 3 भी दिया गया है, तो 1 और 3 को यहाँ पर हम मिलाकर देखते हैं। 1 और 3 को यदि हम यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया गया था C D से छोटा है। C जो है वह D से छोटा है, A और B से बड़ा है, A और B से बड़ा है। ठीक, इतना तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, लास्ट वाला A B से बड़ा है। A जो है वह B से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए A जो B से बड़ा है तो यहाँ पर B यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अब हमें यहाँ पर पता लग गया कि सबसे छोटा कौन है। यदि हम यहाँ पर पहले और तीसरे को यदि हम मिलाते हैं तब हमें कंफर्म पता लग जाता है कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर B सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे छोटा यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3 को मिलाकर। ठीक, तो 1 और 3 को यदि हम मिलाते हैं तभी हमारा आंसर जो है वह निकल पाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि 5 के लिए बोला गया है तो जो भी आपकी आकृतियाँ दी गई हैं उनमें भी आपका 5 जो होगा वह आपका कॉमन दिखेगा। जब कभी भी कॉमन दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है आपके लिए प्रश्न सॉल्व करना। ठीक, वो कैसे होता है, क्योंकि देखिए आपको जैसे पता होनी चाहिए, कोई भी आपकी एक आकृति हुई, उस आकृति में जितने भी नंबर आपको दिखेंगे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये इस प्रकार से जो जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है, तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक, तो देखिए 5 के साथ हमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये विपरीत नहीं होगा। 5 के साथ 4 दिख रहा है तो ये भी विपरीत नहीं होगा, तो यानी कि 4 हमारे यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। 5 के साथ आपका 3 दिख रहा है तो देखिए 3 आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 5 के साथ आपका 2 दिख रहा है तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर देखिए हमारा 8 नहीं दिख रहा है, तो 8 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विषम विकल्प का चयन कीजिए। ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक जो होगा वह अलग होगा, और वह अलग कौन सा है वही आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर अच्छे से सुना ही होगा कि यहाँ पर समानांतर यानी कि पैरेलल आपकी जो 2 लाइनें होती हैं, जो आपने अच्छे से सुनी हुई होंगी। तो देखिए पैरेलल लाइनें क्या होती हैं कि यदि ये 2 लाइनें हैं, यदि हम यहाँ पर बीच में से हम इन्हें नापते हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर 4 मीटर की दूरी है। यहाँ से मापते हैं तो भी आपका 4 मीटर की दूरी है, यहाँ से मापते हैं फिर भी आपका 4 मीटर की दूरी है। आप इसे कहीं से भी मापिए, इन दोनों रेखाओं को आप कहीं से भी इनकी दूरी मापिए, 4 मीटर यानी कि बराबर दूरी ही आनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 मीटर ही आए, कुछ भी आ सकती है, लेकिन बराबर आनी चाहिए। कहीं से भी आप मापो तो बराबर दूरी आनी चाहिए, तो वो क्या होती है, समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि पैरेलल लाइनें होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों लाइनों की बात करें तो ये भी आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक, इन दोनों की बात करें तो ये भी आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक, इन दोनों की बात करें तो ये भी आपकी पैरेलल दी हुई हैं, लेकिन इनकी बात करोगे तो ये आपकी पैरेलल नहीं दी हुई हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि विषम कौन सा होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 6 व्यक्ति हैं यहाँ पर ए से लेकर एफ तक किसी वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि एक वृत्ताकार मेज है, 6 लोग हैं, 2 4 6। ठीक, टोटल 6 लोग हैं, और जो मेज जो है इसके केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार से यूँ बैठे हुए हैं ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। सबसे पहला बोला गया है सी के ठीक सामने बी बैठा है। सी के ठीक सामने बी बैठा है। हमने बोला सी यहाँ पर ले लिया, बी यहाँ पर ले लिया, सी के ठीक सामने बी बैठा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है और ई के ठीक सामने डी बैठा है। ई के ठीक सामने कौन है, डी बैठा हुआ है। अब देखिए ई के ठीक सामने डी बैठा हुआ है, तो ई के ठीक सामने डी आप कहाँ पर बैठाओगे। ठीक, तो अभी तो इसे नहीं बैठा सकते। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसे अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा बोला गया है बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है। अब देखिए इसको भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट भी आपका कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई और डी को आप कहाँ पर बैठाओगे, आमने सामने तो बैठेंगे। तो देखिए ई और डी को आप यहाँ पर बैठा दोगे या फिर यहाँ पर बैठाओगे, कहाँ पर बैठाओगे, कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कहाँ पर बैठाना है। तो ये तो आपका डाटा पर्याप्त नहीं है पहले वाले में। दूसरे वाले में बात करें तो बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा हुआ है, बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा दें हम, फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका देखिए कितने लोग हैं, तो टोटल आपके 6 लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने की बात की जा रही है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की बात की जा रही है। तो ये भी आपका डाटा पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे इन दोनों को यदि हम एक साथ मिला दें, तो यहाँ पर मिला देंगे फिर भी हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, तो दूसरा वाला यहाँ पर कैसे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम इन दोनों में से किसी भी प्रकार से नहीं दे सकते। ना तो एक पहले से दे सकते, ना ही दूसरे से दे सकते, और ना ही हम इन दोनों को ऐड कर लें फिर भी हम आंसर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, डाटा पर्याप्त नहीं है, केवल एक केवल 2 दोनों। यहाँ पर देखिए दोनों गलत वाला जो आंसर होगा ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 26 जनवरी 2006 और 23 सितंबर 2006 के बीच के दिनों की संख्या क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि महीनों के आपको अच्छे से पता होना चाहिए कितना महीना कितने दिनों का होता है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके बाद सितंबर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सितंबर में हमें यहाँ पर 23 तारीख के यानी कि देखिए 26 से 23 के बीच में बोला है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर हम 22 दिन काउंट करेंगे। ठीक, 22 दिन काउंट करेंगे, बीच में बोला है इसलिए। ठीक, यहाँ पर देखिए जनवरी आपका 31 का होता है,
31 में इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 26, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, ठीक। 5 यहाँ पर बचा, यहाँ पे 31 का, फिर इसके बाद यहाँ पर ये 30 का, सॉरी ये 28 का, 28 का, ये आपका 31 का, ये आपका 30 का, ये आपका 31 का, ये आपका 30 का, इसके बाद ये 31 और ये 31, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखिए इन्हें काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 2 और एक 3 और एक 4, 5, 6, 6 और 5 11, 11 और 8 9, हासिल लगी 1। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 और 2 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, ठीक। 22 के बाद और एक यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि 239। 239 कहाँ पर है, तो देखिए 239 आपका यहाँ पर है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 7 पुस्तकें हैं P, Q, R, S, T और U और V, ठीक। साथ साथ रखी हैं, ये सभी क्या है कि एक साथ रखी हुई हैं, ठीक। यहाँ पर बोला गया है कि R, Q और T के आवरण जो हैं वो क्या हैं, नीले हैं। हमने बोला कि R, Q और T जो हैं, R, Q और T के जो आवरण हैं वो क्या हैं, नीले हैं। कैसे हैं, नीले हैं। अब इसके बाद बोला गया है और अन्य पुस्तकों के आवरण जो हैं वो क्या हैं, लाल रंग के। अन्य पुस्तकों के जो आवरण हैं वो क्या हैं, लाल रंग के हैं। तो यहाँ पर देखिए R आपका हो चुका है, Q हो चुका है, R हो गया, Q हो गया और यहाँ पर T हो गया। बचा क्या आपका, यहाँ पर P बचा है, यहाँ पर S बचा है और U बचा है और V बचा है, ठीक। यहाँ पर P के बाद S बचा हुआ है, S के बाद आपका U बचा हुआ है और U के बाद आपका V बचा हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 5 7, ठीक। तो ये टोटल 7 पुस्तकें हो गई। अब यहाँ पर बोला गया है केवल S और U नई पुस्तकें हैं। नई पुस्तकों की बात की जाए, यदि नई पुस्तकों की बात की जाए तो S और U जो हैं, S और U जो हैं ये दोनों क्या है, नई पुस्तकें। नई पुस्तकें हैं ये सभी क्या हैं, नई पुस्तकें हैं। ये दोनों केवल यही नई पुस्तकें हैं। अगर ये केवल यही नई पुस्तकें हैं तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये और ये सभी जो पुस्तकें होंगी ये क्या होंगी, पुरानी होंगी, ठीक। सभी क्या होंगी, ये पुरानी होंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, केवल S और U नई पुस्तकें हैं और शेष पुस्तकें पुरानी है, ठीक। यहाँ पर देखिए बोला भी क्या है, ठीक। तो यहाँ पर बोला भी क्या है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि P, R और S विधि रिपोर्ट हैं। क्या है, विधि रिपोर्ट है। कुछ भी हो यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कौन है, P, R और S। P, R और S की बात की जा रही है, ठीक। यहाँ पर देखिए एक हो गया आपका P, एक हो गया R, P, R और यहाँ पर S, ये तीनों क्या हैं, विधि रिपोर्ट। विधि रिपोर्ट क्या है, ये विधि रिपोर्ट है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ तक विधि रिपोर्ट तक यहाँ तक हो गया, ठीक। शेष क्या है, गजेटियर हैं। शेष क्या है, गजेटियर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेष क्या बचती हैं, एक तो आपका Q, U और यहाँ पर P तो हो गया, S भी हो गया, ठीक। Q बच्चा, U बच्चा और इसके बाद ये बच्चा है, नहीं हाँ ये भी बचा है और यहाँ पर ये भी बचा है, ठीक। यानी कि 1 2 3 और 4, ये 4 बच्चे हैं। इसके लिए क्या बोला गया है, तो इसके लिए बोला गया है यहाँ पर गजेटियर, ठीक। क्या बोला गया है, गजेटियर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भाई नीले आवरण वाले होने चाहिए। यदि नीले आवरण वाले होने चाहिए तो देखिए नीले आवरण वाले कौन से हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि नीले आवरण वाले ये वाले हैं, ठीक। R, Q और T ये आपके नीले आवरण वाले हैं। नीले आवरण वाले होने चाहिए और पुराने होने चाहिए, पुराने गजेटियर। तो पुराने कौन होंगे, तो देखिए पुराने कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए पुराने देखोगे आप तो यहाँ पर देखिए पुराना आपका R है, Q है और T है, ठीक। R, Q और T ये तीनों क्या है, पुराने हैं। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि गजेटियर होने चाहिए, यानी कि देखिए तीनों चीज़ पूछी है, नीले होने चाहिए, पुराने होने चाहिए और गजेटियर होने चाहिए। तो देखिए नीले तो आपके ये तीनों हैं। पुराने की बात की जाए तो पुराने भी आपके ये तीनों हैं पुराने, ठीक। इसके बाद गजेटियर की बात की जाए तो गजेटियर में आपके यहाँ पर देखिए एक तो Q आएगा और एक T आएगा, ये आपको ये दिख रहा होगा ये, ठीक।
इस प्रकार से, तो एक Q आएगा और एक T आएगा, ये आपका गजेटियर में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है Q + T, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी का भाई है। हमने बोला कि ए जो है वह भाई है किसका, बी का। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि बी सी की बहन है। बी जो है वह सी की क्या है, बहन है, जो डी का पुत्र है। यानी कि बी जो है वह सी की बहन है और सी कौन है, डी का पुत्र है। डी का कौन है, ये पुत्र है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है डी ई का पिता है। डी जो है वह ई का पिता है। ई का पिता है यानी कि एक ई और होगा। ठीक, डी जो है वह ई का, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया, पति बोला गया है, पिता नहीं बोला गया, पति बोला गया। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि डी जो है वह ई का पति है। डी जो है वह ई का पति है, तो डी कहाँ पर है, हाँ सॉरी यहाँ पर इसके पिता थे ना डी, इसके पिता थे डी, और डी क्या है, ई के पति हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए शुरू से हम देख लेते हैं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और बी सी की बहन है। बी जो है वह सी की बहन है। ठीक, जो डी का पुत्र, डी का पुत्र है। अब यहाँ पर बोला गया कि डी ई का पति है। ठीक, डी जो है वह पति है किसका, ई का। ठीक, ये पति पत्नी है। अब इसके बाद बोला गया है तो ई ए से कैसे संबंधित है, यानी कि ई ए से कैसे संबंधित है, यानी कि ए जो है वह ई को क्या कहेगा, ए जो है वह ई को क्या कहेगा, तो ए ई को माता कहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, भाई बहन है। तो यानी कि माता कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक।